हेलो बच्चों, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम पढ़ते हैं बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में एंड विद अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड आई हैव बीन अ टीचर फॉर द पास्ट 11 ईयर्स। मैंने बहुत सारे बच्चों को NTSC, IESO, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाया है। ये लिंक है जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉलो इट ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म and you will get all the updates of my latest classes। तो बच्चों, हम लोग इस आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1, जो एक रेवोल्यूशन वीक का हिस्सा है। हम लोगों को अपनी हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर 3 चैप्टर्स मिले हुए हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म। अब इसमें से 2 चैप्टर्स हैं जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, जिनको हम खत्म करेंगे इस रेवोल्यूशन वीक के अंदर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। But before we go a little deeper into that, let's see what we get on Unacademy. Unacademy, no doubtedly, is India's largest learning platform, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। मतलब आप अपने टीचर्स के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने का भी मौका मिलेगा एंड एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपकी परफॉर्मेंस का आपके सामने आएगा। यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से मतलब है बच्चों कि आपका कोर्स जो है वो फिक्सली स्ट्रक्चर्ड होगा, including your classes, your doubt classes, your test and your analysis of the result. Everything will be provided to you with personal attention एंड अनलिमिटेड एक्सेस। आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। सो यू गेट मल्टीपल एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू दी प्लेटफॉर्म। एंड एडिशन टू ऑल दोज बेनिफिट इज फ्री लाइव क्लासेस। हम फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं विच आर कॉल्ड स्पेशल क्लासेस, जो आपको मिलती है जस्ट बाय डाउनलोडिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। Once you download that, you have to choose your class and in that class you will find the section of special classes जो free होती हैं, जिसके लिए कोई पैसे नहीं पे करने हैं आपको। And you will find that the teachers there are teaching in such innovative, interesting way so that you get a peek into the Unacademy teaching methodology. You learn from these brilliant educators and many, many more. And you don't just cover 1 or 2 subjects, you're covering the whole syllabus. That's mathematics, social science, Hindi, science and English. All the topics are covered which are essential for your school examinations. So how do you connect with us? To connect with us, all you have to do is go in your phone and download the Unacademy Learning app from the Play Store. जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर CBSE सेक्शन में जाना है, जिसमें आपकी क्लास चूज करनी है। क्लास 10 में है तो क्लास 10 चूज कीजिए, क्लास 9 में है तो आप क्लास 9 चूज कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी क्लास 9 में हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे। आप जा सकते हैं 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए, 32 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए, 36 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए सॉरी एंड 48 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए। दैट इज आपके पूरे हाई स्कूल क्लास 9, 10, 11, 12 पूरे हाई स्कूल की प्रिपरेशन होगी अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी एडुकेटर्स के साथ में। एंड ये जो प्राइसेस आप लोग देख रहे हैं, दीज आर डिस्काउंटेड प्राइसेस विच यू गेट बाय यूजिंग द कोड VRCBSE, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। You can also choose if your elder brother or sister is in class 10. So these are the subscription options for class 10. आप 1 year 13,500, 2 year 22,500 and 3 year का कोर्स ले सकते हैं at only rupees 28,800, completing your class 10, 11 and 12. Right? तो शुरू करते हैं हमारा क्रांतिकारी हफ्ता, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे आज शुरुआत से। तो हमारा चैप्टर जो है एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपको एक ऐसे आंदोलन के बारे में बता रहा है, एक ऐसी क्रांति के बारे में बता रहा है जो एक देश में हुई जिसने दुनिया भर
कि नो जो भी रूल्स एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पर उसको झकझोर दिया। और ये यूरोप में पहली बार हो रहा था कि एक पीपल्स रेवोल्यूशन हुआ जिसने ना सिर्फ एक पीपल्स गवर्नमेंट बनाई बट किंग्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया। जो हमारा चैप्टर है ये शुरू होता है विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इवेंट। ये इवेंट जो है विच इज द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, इट्स काइंड ऑफ ट्रेलर टू दी स्टोरी कमिंग अप। एक ट्रेलर है जिसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं होने लगी थी, तो क्या होगा, क्या वजह रही होगी कि ऐसी घटनाएं डेवलप हुई। तो देखते हैं व्हाट वाज द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। The French Revolution is considered as the most important landmark in human history. The revolution occurred in 1789 and swept away the existing political institutions, overthrew the French monarchy, and aimed at establishing an egalitarian society and responsible government. The revolution began with the siege of Bastille on 14th July 1789 and continued until the rise of Napoleon Bonaparte to power. बेस्टाइल का जो फोर्ट्रेस था उसके ऊपर जनता ने अटैक किया एक रूमर को सुन के। एक रूमर जो कह रहा था कि राजा ने अपने सिपाही भेज दिए हैं और अब जनता को वो मार गिराएंगे। तो जनता नाराज हुई और वो नाराज होके पहुंचती है फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल की तरफ, और फोर्ट्रेस को देखकर लोगों को रियलाइज हुआ कि ये जो है इट्स अ सिंबल ऑफ द मोनार्क। तो लोगों ने अपनी इस नाराजगी के अंदर इस फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक किया। ये उम्मीद भी थी कि उनको शायद यहाँ से हथियार मिल जाएंगे, ये उम्मीद थी कि शायद उनको राजा को चैलेंज करने का मौका मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ हथियार नहीं थे, यहाँ पे कुछ कैदी थे जिन्हें लोगों ने छुड़ाया और इस बिल्डिंग में पूरी आपने तोड़ फोड़ मचा के राजा को ये संदेश दिया कि अब हम आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। सो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को कि ऐसी क्या स्थिति थी, ऐसी क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों को अचानक से इतना तेज गुस्सा आया और उन्होंने एक किले को तबाह कर दिया। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो हम थोड़ा कहानी की इन डेप्थ में चलते हैं कि सोसाइटी कैसी थी फ्रांस की। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. French society before 1789 was divided into three estates. Hence, it was called a society of estates. हम देखते हैं जो पुराना सिस्टम था सोसाइटी का वो काफ़ी इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट था जिसको ये फॉलो कर रहे थे, और टाइम चेंज हो रहा था लेकिन जो सोसाइटी थी और उसके जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। और धीरे 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 नाउ द सोसाइटी वॉज गेटिंग फेड अप ऑफ द ओल्ड सिस्टम। तो हम देखते हैं ऐसा क्या सिस्टम था फ्रांस के अंदर जिससे लोग परेशान थे। द एस्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड एज फॉलोज। जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो बेसिकली 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थी। द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था इट कंप्राइज्ड ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी होता है चर्च और चर्च से रिलेटेड लोग। चर्च ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है धरती के ऊपर, और डेफिनेटली जो चर्च था वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के ऊपर था, इनफैक्ट किंग से भी ऊपर था। क्योंकि चर्च गॉड का रिप्रेजेंटेशन है तो उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था किसी भी टैक्स को पे करने से। आप भगवान से टैक्स नहीं ले सकते, हेंस राजा चर्च से टैक्स नहीं लेते थे। जो सेकंड स्टेट था इट कंप्राइज्ड ऑफ द नोबिलिटी। नोबिलिटी के अंदर आ जाता है राजा प्लस अदर एरिस्टोक्रेट्स। जितने भी नोबिलिटी के मेंबर थे, मतलब शाही परिवार के लोग थे, ड्यूक्स थे, नोबल्स थे, वो सारे मिलकर नोबिलिटी सेकंड स्टेट को कंप्राइज करते थे। नाउ हियर वी आर लुकिंग एट द पीपल हु इम्पोज द टैक्स। राजा टैक्स लगाता है, राजा टैक्स पे नहीं करता। हेंस जो नोबिलिटी सेक्शन था इनको भी टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट किया जाता था एंड दे द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। इनको जमींदारी मिलती थी, बड़े बड़े एरियाज मिलते थे जहाँ से टैक्स कलेक्शन का ये काम किया करते थे, एंड दे वर इनडायरेक्टली रूलिंग ओवर दोज टेरिटरीज। दीज इंक्लूडेड feudal dues which they extracted from the
पेजेंट्स। तो एक किसान सिर्फ जमीन के ऊपर प्रोडक्शन करने का किराया नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, उसको एक अमाउंट फ्यूडल्स को भी देना पड़ता था जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर सर्वाइवल। तो फ्यूडल ड्यूज काफी वजन प्रोवाइड करते थे टू द स्मॉल पेजेंट्स जिनके पास में इनकम्स बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। द थर्ड स्टेट कंसिस्टेड एक्चुअली ऑफ टू ग्रुप्स। थर्ड स्टेट में दो तरीके के ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। वन वर पुअर, द अदर वर रिच। Rich, considerably rich. So the third estate consisted of the big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans. ये वो लोग थे जिनके पास में एजुकेशन आ गई थी थोड़ी बहुत, एंड विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन दे हैव रेज्ड देमसेल्व्स in the society and were working in a considerably good position. So they were the rich sections. On the other hand, we had the small peasants, landless laborers and servants, जो सोसाइटी का पुअर सेक्शन बनाते थे। एंड अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन से देखा जाए तो ये दोनों सेक्शंस, दोनों स्टेट्स मिलके पॉपुलेशन का ओनली 10% थे, जबकि थर्ड स्टेट बाय पॉपुलेशन 90% था। सारे प्रिविलेजेस इनके पास में थे, इनके पास में कुछ भी नहीं था, एंड मोर इम्पोर्टेंटली सारे टैक्सेस ये पे करते थे। तो समाज का जो फॉर्मेशन था वो अपने आप में ही काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था, फॉल्टी था, एंड डेफिनेटली जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपने आप को जो अपर स्टेट से उनकी एट्रोसिटीज़ के शिकार मानते थे। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला लेते हैं पॉलिटिकल कॉज। क्या था, क्या वजह रही जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंड्यूस किया? The political structure of the French state was highly unpopular with the people who were burdened with heavy taxes and insecure conditions of life and property. जो political system था, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट का, ये काफ़ी अनपॉपुलर था उन लोगों के बीच में, स्पेशली थर्ड स्टेट के लोगों के बीच में, जिन्हें टैक्स पे करने पड़ते थे, जिनकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती थी और जिनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा खराब थी। Divine rights of the kings, despotism and tyranny of the French monarchs, topped by extravagance and inefficiency of the Bourbon kings. जो बर्बन राजा रहे, हम लुइस द 15 से भी अगर काउंट करते हैं तो वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट थे। बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च किया, बर्बाद किया वॉर्स के अंदर, अपनी लग्जरी के अंदर। पैलेस ऑफ वर्सेल्स का नाम आप सब लोगों ने सुना है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाविश एंड द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जहाँ पर मतलब अनरियलिस्टिकली आपने खर्चा किया था इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जिसका कोई इस्तेमाल भी नहीं था। तो उनके जो खर्चे थे और उनका जो अत्याचार था लोगों के ऊपर वो इनकम्पैरेबल था, एंड लोग इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे दैट वी आर द वंस हु आर पेइंग टैक्सेस एंड द किंग्स आर एंजॉयिंग ऑल द लग्जरी विदाउट इवन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। Louis XVI and Marie Antoinette, indulged in a life of ease and pleasure, was not interested in administrative reforms or the welfare of the people. हम शुरुआत करें लुइस द 16 से अगर, तो लुइस द 16 was a very normal kind of a person and he had the least interest in ruling. इनका एम्पायर रन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये थोड़े से दब्बू किस्म के व्यक्ति थे। और इनकी शादी हुई मैरी एंटोइनेट से। शुरुआत में मैरी एंटोइनेट फ्रांस की रानी बनने का जो स्टेटस है उसको लोगों को दिखाना चाहती थी। रिजल्टिंग मैरी एंटोइनेट इतिहास के अंदर अपनी लैविश लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनके एलैबोरेट ड्रेसेस, शूज़, हेयर स्टाइल्स जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था। इस लैविश लाइफस्टाइल की वजह से, ईज एंड प्लेजर की लाइफस्टाइल की वजह से जो लोगों का वेलफेयर है ये उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। लुई द 16, though good natured, was completely under the influence of incompetent and corrupt ministers and a domineering queen, Marie Antoinette. मैरी एंटोइनेट पूरी तरीके से लुई द 16 को कंट्रोल करती थी एंड उनके जो ऑफिशियल्स थे वो भी चमचागिरी में विश्वास करते थे और राजा को खुश करके वो अपने करप्शंस को कंटिन्यू करते थे। एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी टू वॉइस द नीड्स ऑफ द पीपल। थर्ड स्टेट के पास में कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ही नहीं थी जिसको वो आगे करते और राजा को अपनी समस्या
बता पाते. So we can see that politically the whole system was faulty and it was only favoring the church and the monarchs, not the third estate. The social causes, unfair division of French society and its feudal nature were also responsible for the revolution. Unfair division, we have already seen that the minority group, the first and the second estate, as we can see here in this picture, there is a church person and there is a nobility person. The first and the second estate were trampling down the third estate people. The first two estates enjoyed all the privileges and benefits in the society. The third estate was fraught with inequalities and discriminations. Most of the burden of taxation was borne by the least privileged and most impoverished third estate. सबसे ज़्यादा टैक्स का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर आता था एंड अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड स्टेट था दे वर एक्चुअली दी हार्ड वर्कर्स. ये मेहनत करके पैसा कमाते थे अनलाइक दी फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट जो टैक्स से पैसा कमाते थे. दे वर द हार्ड वर्कर्स. दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद देयर लिमिटेड इनकम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस. तो जो पुअर पॉपुलेशन थी, कम प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी ये अनफेयर डिविजन ऑफ सोसाइटी. The middle class was most receptive to the new ideas and values as they were educated and had a broader outlook. They denied the whole ideas, rights, and privileged existence, where the main qualification is that of birth and instead favored the criteria of merits. We saw that the third estate comprised of two groups. One were relatively better off and the other were poor. This group, this new rich group, was known as the new middle class. ये लोग मेहनत कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे. इनमें से कई लोग काफ़ी अच्छे अमीर थे, पर क्योंकि इनका जन्म फर्स्ट या सेकंड स्टेट में नहीं हुआ था तो उनको वो प्रिविलेजेस कभी भी नहीं मिलते थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले एंजॉय करते थे. तो ये जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था जो नए आइडियाज़ को फेवर करता था, उन्होंने एक ब्रॉड आउटलुक निकाला कि हमें किसी को भी प्रिविलेजेस या राइट्स सिर्फ उसका जन्म कहाँ पर हुआ है उसके बेस पर नहीं देने चाहिए. इनफैक्ट मेरिट के बेस पर देने चाहिए कि व्यक्ति कितना काबिल है उसके बेस पर देने चाहिए. Population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. So धीरे धीरे in the times of war, because there was a lot of mortality, the population also constantly rose, and this rise in population will now eventually make a change in the French society which the world will remember forever. Economic unrest, because now there were more people to feed on the limited food, the problems started rising. In the 18th century, the condition of common man had become pathetic. Problem of subsistence due to the failure of crops, increase in food grains price. We see that the population was high. In this condition, the food crops failed, making the availability of food limited, and as a result increasing the price. जब खाना कम उगा है, कम मार्केट में है, तो उसकी कीमत ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और अगर खाने की कीमत ज़्यादा होगी तो आम व्यक्ति जो है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. In the second half of the 18th century, the French economy had started expanding, but its financial impact was uneven. Hardest hit were the third estate. हम देखते हैं कि लुई द 15th जो थे, उन्होंने लुई द 15th ने बहुत सारा कर्जा लिया था खुद की वॉर्स लड़ने के लिए, प्लस उन्होंने अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उसको भी काफ़ी सारा पैसा उधार दिया था. तकरीबन 1 बिलियन लेवर्स का पैसा उधार दिया था वॉर लड़ने के लिए अगेंस्ट द कॉमन एनिमी दैट वाज द ब्रिटिश. बट अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने आज़ाद हो जाने के बाद भी ये पैसा नहीं लौटाया, और ये
इंटरेस्ट लग लग के 2 बिलियन लेवल्स तक पहुंच गया था। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ये पहुंच गया था। तो जो कर्जा था ये लुई द 16th को हैंड ओवर होता है, सत्ता के साथ में उसे कर्जा भी मिलता है। और जो थर्ड स्टेट था वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहा था इस कर्जे को फुलफिल करने के लिए। बिटवीन 1689 and 1783, France fought several long and exhausting wars which proved to be disastrous both in terms of French manpower and finances. Not only led by mounting debts, but interest in these debts were also multiplied. So as I just said कि वॉर हुई, लोग भी मरते हैं और कर्जा भी होने लगा। 2 बिलियन लेवर्स से भी ज्यादा का कर्जा अब फ्रेंच एम्परर्स के ऊपर था। ये कर्जा उन्होंने मर्चेंट से, ट्रेडर से लिया था और इस पर इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा था और ये कर्जा भी ज्यादा हो रहा था। टू मीट इट्स माउंटिंग कॉस्ट द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड टैक्सेस। सिंपल सा तरीका था, फर्स्ट स्टेट को टैक्स देना नहीं है, सेकंड स्टेट को टैक्स देना नहीं है और थर्ड स्टेट को आपने बर्डन करना शुरू कर दिया विद एन इंक्रीज्ड टैक्सेशन। जो किसान थे, जो पेजेंट्स थे, ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हुए क्योंकि जो थर्ड स्टेट था उसको लैंड ओन करने का अधिकार नहीं था उस टाइम पर। तो जो ज़मीन जिसपे ये खेती करते थे वो ऑलरेडी रेंटेड होती थी, उसका ये रेंट पे कर रहे थे और उस रेंटेड लैंड पर जो भी प्रोडक्शन होता था उसका एक हिस्सा रेंट देने में चला जाता था। और दूसरा, जब टैक्सेस बढ़ने लगे तो उनको सारा अपना प्रोडक्शन जो था वो टैक्स के अंदर देना पड़ रहा था। तो दे वर द वर्स्ट हिट। टैक्सेस कौन कौन से थे? सेल नाम का टैक्स था विच वॉज अ डायरेक्ट लैंड टैक्स। सॉल्ट पर टैक्स लगता था कॉल्ड द गेबल। एंड चर्च जो था वो भी टैक्स लगाता था। इट वॉज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द इनकम विच इज टिथे, जो चर्च को आपको पे करना होता था। अब चर्च को आप मना नहीं कर सकते थे और ये थर्ड स्टेट को ही पे करने थे सारे टैक्सेस। A growing middle class envisages an end to privileges. The French Revolution drew its strength from the ideas of the philosophers, thinkers of that time, and groups of intellectuals who classified by scholars according to their thinking. हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कनेक्शन यहाँ पर आते हैं। द पावर ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो आनी शुरू हुई। प्रिंटिंग की पावर के साथ में अब यू कुड राइट बुक्स एंड यू कुड शेयर योर थॉट्स। ये जो थॉट्स थे ये आप मासेस तक पहुंचा सकते थे विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल, बी इट द न्यूज़पेपर और द बुक्स। तो जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी जो आइडियोलॉजीज थी उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू किया। एंड जो थर्ड स्टेट का मिडिल क्लास था, जो पढ़ा लिखा था, जो बुक्स को, अखबारों को अफोर्ड कर सकता था, उन्होंने इनको पढ़ के अब इन्फ्लुएंस होना शुरू किया। Physiocrats, philosophers, and some others who grouped as liberals depending on their ideologies. इनके जो विचार थे ये काफ़ी ओपन थे, आज़ादी की तरफ थे, तो इन्हें लिबरल्स कहा गया। ग्रेटेस्ट थिंकर्स वर फ्रैंकोआ मरी, अरू दे वोल्टेयर, जीन जॉक्स रूसो, चार्ल्स लुई, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक एंड डेनी डिड्रॉट। तो ये कुछ फेमस फिलोसोफर्स थे उस टाइम के जिन्होंने अपने अपने थॉट्स अबाउट द रूल एंड हाउ इट शुड बी रूल्ड ये लिखने शुरू किए और लोग इनको पढ़कर काफ़ी इंस्पायर हुए। इनकी टीचिंग्स और इनकी राइटिंग्स जो थी उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और रेवोल्यूशनाइज किया उनके दिमाग को कि हम इस पुराने ढर्रे के रूल को क्यों कंटिन्यू करें। कुछ फिलोसोफर्स के आइडियोलॉजीज यहाँ पर मेंशन हैं, हम देखते हैं। चार्ल्स मोंटेस्क्यू, a nobleman by birth, he became a lawyer and a judge. He
preferred constitutional monarchy in France, he proposed the theory of separation of powers within the government between legislative, executive and the judiciary. इनका मानना था कि राजा जो है उसको सारी पावर अपने पास में नहीं रखनी चाहिए. इनफैक्ट जो देश है उसको एब्सोल्यूट मोनार्की की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होना चाहिए. मतलब राजा हो लेकिन कंट्री शुड बी रन अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये अपना जो थॉट था इन्होंने लिखा है इसको अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर. ये कई बार पूछा जाता है इन मैच द फॉलोइंग की कौन से जो फिलोसोफर थे उनकी कौन सी बुक है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न. फ्रैंकोis or not Voltaire. Voltaire was another outstanding philosopher of the revolution. He wanted the people to think about their material life on earth and forget about heaven. He condemned the church which supported the privileged class and ignored the poor. अभी हमने देखा कि टिथे नाम का एक टैक्स था जो चर्च लेता था फ्रॉम एवरीबडी, थर्ड स्टेट से. और चर्च इस इन टैक्सेस और इन डिफरेंट प्रिविलेजेस की वजह से दे वर लीडिंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ. द चर्च मेंबर्स वर इवन कंसिडर्ड हायर देन द किंग्स. तो चर्च वॉज लीडिंग अ वेरी वेरी लग्जूरियस लाइफ. एंड वोल्टेयर ने लोगों को समझाया कि आप अगर चर्च को टैक्स पे कर रहे हो तो आप किस डर में कर रहे हो कि ऊपर वाला नाराज हो जाएगा और हमारे मरने के बाद शायद हमें हेवन नहीं मिले. बट डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन आफ्टर यू आर डेड. थिंक फर्स्ट अबाउट योर लाइफ ऑन दी अर्थ. पहले अभी की जिंदगी देखिए, मरने के बाद का लाइफ तो किसी ने भी नहीं देखा. तो चर्च को कंडेम किया गया बाय वोल्टेयर कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के डर को आप अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं. जीन जॉक्स रूसो, he is regarded as the architect of the French Revolution. In the famous book The Social Contract, he proved that the government was the result of a social contract between the people on one hand and ruler on the other. So, if the ruler did not fulfill the contract, the people had the right to withdraw their loyalty to him and bring down the tyranny of the ruler by revolting against him. रूसो ने कहा एक किताब के अंदर, उनकी जो किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि राजा और जो जनता है इनके बीच में एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट होता है. अनसेड कॉन्ट्रैक्ट कि राजा की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की मदद करे, लोगों का वेलफेयर करे, और लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने राजा की तरफ अपनी लॉयल्टी बना के रखें. बट अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में से कोई भी एक साइड अपना पार्ट फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर जनता राजा की तरफ लॉयल नहीं है या राजा जनता का वेलफेयर नहीं कर रहा है, तो दूसरे सेक्शन के पास में अधिकार होता है कि वो रेवोल्यूशन करके इस को रिमूव करे या फिर करेक्ट करे. तो अगर राजा लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा है तो जनता के पास में पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन करके इस राजा को रिमूव करें और एक जस्ट किंग, एक सही राजा जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए. जॉन लॉक, he was a great political thinker, wrote 2 treatises of the government. 3 बुक्स के नाम आ गए हैं हमारे पास में. द स्पिरिट ऑफ लॉस बाय मोंटेस्क्यू, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय रूसो and 2 treatises of the government by John Locke, in which he sought to refute the doctrine of divine and absolute rights of the monarch. जॉन लॉक कहते हैं कि राजा जो है, हम जानते थे कि उस टाइम पर बेसिक मोनार्कल सिस्टम चलता था. जो किंग था उसका बड़ा बच्चा जो था वो किंग बनता था. तो ये डिवाइन राइट माना जाता है. डिवाइन राइट का मतलब है कि जो राजा है वो इस अधिकार के साथ में पैदा होता है कि वो अगला राजा बनेगा. तो ये जो डिवाइन राइट था इसको ये रिफ्यूट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क, कि हर चीज के अंदर राजा अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है.
इस चीज़ को भी वो बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करते थे। और इन सारे थॉट्स ने, चाहे वो पावर को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट करना हो, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड करना हो, या फिर राजा और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, इन सारे थॉट्स ने जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया और उनको सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा भी तो हो सकता है। So the power of thinking was provided to them, the power of analysis was provided to them, and to create a rationale for themselves. That was something that these philosophers provided to the people. And all these inspirations were mainly, taken in, absorbed by the middle class, the new middle class, which was educated, which was working, and who were also paying the taxes and seeing the injustice happening. So they were the most inspired ones, and they will now rise up to create a revolution which the whole of Europe will never forget. So we will cover that in the next class, बच्चों. आई होप आपको समझ में आया है. आई विल बी टेकिंग दिस चैप्टर फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, पार्ट 2. Don't forget to connect with us on Telegram app. You have to download this app and you have to type this link here in this space and click on join. Once you do that, आपको जितनी भी हमारी classes हैं उसके links यहाँ पे मिलते हैं, and teachers also put up reminders for you when is the next class, so you can join them using those links. सारी information यहाँ पे share की जाती है, तो hurry up, join us on this link and be a part of Let's Crack 9th and 10th. Thank you so much, guys. Like the video, share the video, and do not forget to use the code VRCBSC to get your 10% discount on Unacademy subscription. Thank you.